लालू यादव अब दूसरे के किडनी पर चल रहे हैं और नीतीश कुमार अब दूसरे के ब्रेन पर चल रहे हैं। तो दोनों में, एक में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो गया है, एक में ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। और ट्रांसप्लांटेड लोग ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत छोटी रहती है। तो अगर बिहार के लोग इन दोनों के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ जाए जो अमन चैन को बिगाड़ के धर दे। प्रशांत किशोर जी ही एक ऐसे आदमी है जिनमें वो गुण है जो लालू यादव में था, जिनमें वो गुण भी है जो नीतीश कुमार में है। तो अब ज़रूरत यह है कि अगर इन दोनों लालू यादव नीतीश कुमार को हम रिप्लेस करेंगे तो जन स्वराज के जो सर्वे सर्वा हैं प्रशांत किशोर साहब, वही एक चेहरा हमको सामने नज़र आता है जो कि बिहार को उसी रोड पर लेके जा सकते हैं जिस पर लालू और नीतीश कुमार लेके अब तक चलते रहे हैं। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। इस वक्त बिहार में जो है उपचुनाव का माहौल चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि 13 नवंबर को बिहार में उपचुनाव है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एजाज अली सर मौजूद हैं। इनके बारे में आपको बता दें कि एक ऐसे डॉक्टर हैं जो गरीबों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए जाने जाते हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हमारा पहला सवाल, जनता का पहला सवाल यही है, कितनी महंगाई में आप गरीबों का इतना भला कर रहे हैं? महंगाई तो बढ़ गई ज़रूर है, लेकिन लोगों की आमदनी थोड़ी बढ़ी है। और हम लोग जो इलाज करते हैं उसकी आमदनी पर ही करेंगे ना, उसके पास पैसा रहेगा तभी तो इलाज होगा। इसलिए हम अपना फ़ीस भी हमने कम रखा, दवाई भी हम जितना मुमकिन हो सकता है सस्ते में देते हैं लोगों को, और उनका ऑपरेशन भी हम बहुत कम रेट में करते हैं। यूँ समझिए कि मार्केट रेट से आधा या 1/3 पर हम उनका इलाज कर देते हैं, ऑपरेशन से इलाज कर देते हैं। मेडिकल भी इसी तरह से इलाज करते हैं, यही चीज़ है। सर, जहाँ तक देखा जाता है कि बाकी जो हॉस्पिटल्स है, बिहार में ही कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि इलाज के नाम पे, अगर देखा जाए तो इलाज के नाम पे लोगों को ठगती है कि काफ़ी महंगे दामों में, तो उसमें इतने सस्ते में आप इलाज कर रहे हैं लोगों का। देखिए, बेसिकली हम सर्जन हैं, अब मेरा काम ऑपरेशन करना है, लेकिन और जानते हैं कि ऑपरेशन बहुत खर्चीला चीज़ है। लेकिन अगर हम किसी केस को जिसका बाज़ार में 20,000 रुपया है, हम उसको 5,000 रुपये में कर देते हैं, तो हम भी तो केस कर रहे हैं। और अच्छे होकर लोग जाते हैं, दवाई ववाई में खर्च जो होता है, बाकी तो अच्छे होकर लोग जाते हैं। तो जिस तरह से हम इलाज करते हैं वैसे और डॉक्टर भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के लोग हो गए हैं। इसलिए जो डॉक्टर चाहेंगे वो कम में इलाज में कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला उनका माइंडसेट ये होना होगा कि हम जिस भारत में रह रहे हैं यहाँ गरीबी बहुत है लोगों की, आमदनी के स्रोत बहुत हल्के हैं लोगों के। तो वैसी हालत में वो चाहें तो कम में कर सकते हैं, लेकिन जब से ये देखा गया कि ये कॉरपोरेट सेक्शन हॉस्पिटल में घुस गया, मेडिकल लाइन में घुस गया है, तब से इलाज और महंगा होता चला जा रहा है। हमको तो कभी कभी लगता है कि जितनी मॉडर्न थेरेपी आ रही है उतनी महंगी होती चली जा रही है, और उसमें कितना वो महंगा है, कितना शो में महंगा हो जाता है, इसमें अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया है। सरकार चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है, सरकार चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है। हमने देखा है कि बहुत से एमपीज़ और एमएलएज ही बिहार में ऐसे 1-2 मिले हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में डॉक्टरों की फ़ीस को कम कर दिया। जैसे सीवान में कम कर दिया था, उसी तरह से लालगंज में डॉक्टरों को दबाव डाल के फ़ीस कम किया। तो कम तो किया ही जा सकता है, लेकिन ये दबाव पड़ने पर होगा, वरना मटेरियलिस्टिक एज में हर कोई मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, वही डॉक्टर लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, आप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, आप जदयू से भी जुड़े हुए थे, तो आखिर उसको छोड़ने की वजह क्या रही? देखिए, जदयू से हम अलग नहीं हुए, बल्कि जदयू से हमको निकाला गया था एक तरह से। पहले तो हमको पार्टी से निकाला गया। जिस वक्त हम जसवंत सिंह का यहाँ प्रोग्राम करवाया था, उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिया पार्टीशन पर, उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिख दी थी जो एकदम फैक्ट था, सच्चाई था। तो उसी को लेकर उनको हम यहाँ बुलाया था। तो उस वक्त जसवंत सिंह साहब जो थे वो पार्टी से निकाले जा चुके थे बीजेपी से, और उन्हीं को हम लेके यहाँ चले आए थे। और हम जदयू साइड से थे, इस और जदयू और बीजेपी एक साथ सरकार चला रही थी, तो इसी वजह से हमको पार्टी से निकाल दिया गया पहले। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में जब महिला आरक्षण की बात आई, तो उस वक्त मेरा भी ये था कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसमें कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो अपर कास्ट में गरीब हैं, उन लोगों का कोटा तय हो जाना चाहिए। क्योंकि औरतें अगर घर की मालकिन होती हैं तो घर की दाएँ भी औरतें ही ज़्यादातर होती हैं,
और दोनों का स्टेटस एक नहीं होता है। तो जब तक दोनों को अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक कहाँ से महिला आरक्षण का भलाई हो पाएगा। इसी वजह से हमने महिला आरक्षण का विरोध किया था और उसी में हम पार्लियामेंट से निकाले गए तो आज तक निकले हुए हैं। सर, आप अभी जनसुराज से जुड़े हैं। जनसुराज को देखा जाए तो अभी नई नई पार्टी है, तो पहले से भी स्थापित कई पार्टियाँ जैसे राजद हो गई और भी कई पार्टियाँ हैं, तो सिर्फ जनसुराज ही क्यों? देखिए, बात साफ साफ है। लालू यादव अब दूसरे के किडनी पर चल रहे हैं और नीतीश कुमार अब दूसरे के ब्रेन पर चल रहे हैं। तो दोनों में, एक में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो गया है, एक में ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। और ट्रांसप्लांटेड लोग ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत छोटी है आती है। तो अगर बिहार के लोग इन दोनों के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ जाए जो अमन चैन को बिगाड़ के धर दे। लालू यादव की हम बुराई नहीं करते, इसलिए कि उन्होंने जो 15 बरस राज किया और सामाजिक न्याय को उन्होंने बहुत काम किया, तो उतना भर तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसका दूसरा कोई कर नहीं सकता है, चाहे उनके औलाद ही कहे ना हो, नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार ने विकास का काम यहाँ बहुत किया, न्याय भी दिया लोगों को, विकास भी किया और हर सेक्शन का किया। उनके वो भी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर गुजरे। बल्कि आजकल अगर बिहार की हिस्ट्री में देखा जाए तो नीतीश कुमार साहब वो पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने बिहार को विकास करके दिखा दिया और चौतरफा विकास करके दिखाया, समाज का भी विकास कराया और बिहार की सरजमी का भी विकास कराया। लेकिन अब वो मेंटली कमज़ोर हो गए हैं, तो इन दोनों के चक्कर में रहेंगे तो फिर तो हम बिहार स्टेट को ऐसे लोगों के हाथ में दे देंगे जो अमन चैन को ख़त्म कर देंगे, असामाजिकता तो हावी हो जाएंगे इस बिहार पर। इसलिए हमने सोचा कि अब दूसरा तीसरा कौन सा फेस आए। तो उसमें और भी लोग हैं बिहार में जो इंडिपेंडेंट बिहार में अपना काम करते रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि प्रशांत किशोर जी ही एक ऐसे आदमी है जिनमें वो गुण है जो लालू यादव में था और जिनमें वो गुण भी है जो नीतीश कुमार में है। तो अब ज़रूरत यह है कि अगर इन दोनों लालू यादव नीतीश कुमार को हम रिप्लेस करेंगे तो जन स्वराज के जो सर्वे सर्वा हैं प्रशांत किशोर साहब, वही एक चेहरा हमको सामने नज़र आता है जो कि बिहार को उसी रोड पर लेके जा सकते हैं जिस पर लालू और नीतीश कुमार लेके अब तक चलते रहे हैं। चूँकि हमने देखा है इनके स्पीच में बिहार का दर्द है। बिहार का दर्द का मतलब वो दर्द जो बिहार को विकास में आगे ले जाना चाहता है, वो दर्द जो इस समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, वो दर्द जो बुनियादी समस्याओं को हल करना चाहता है, वो दर्द है। साथ में उनमें हमने दिमाग भी पाया है, दर्द भी पाया तो दिमाग भी पाया है। उनके जो नारे सब हैं, जैसे जय बिहार का नारा है या जन स्वराज का नारा है, ये सब इतने अच्छे नारे हैं, इतना टैक्टफुल नारे हैं कि इससे तो वो केंद्र सरकार की सारी कुरीतियों को काट डालेंगे। इसलिए हमको लगता है कि सिवाय बिहार में इस वक्त सिवाय प्रशांत किशोर साहब के अलावा दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है जिसकी आवाज़ में भी ताकत है। सर, लेकिन बोला जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी हैं जो हैं वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ का भला कर रहे हैं। उनका कहना है उन्हें माइनॉरिटीज़ का मसीहा बोला जा रहा है, तो वाकई ये सच है या फिर? देखिए, जो उनके जो व्यूज़ हैं उसमें सब सेक्शन, बिहार के सब सेक्शन आते हैं और हमको लगता है कि इसी व्यूज़ से पूरे भारत के हर स्टेट में देखा जाए तो हर स्टेट में इनके व्यूज़ फिट नज़र आएंगे। चूँकि इन्होंने बुनियादी समस्याओं को उठाया है। इन्होंने क्या किया है? शिक्षा, रोज़गार, खेती, कमाई वाली खेती, खाई वाली खेती नहीं, कमाई वाली खेती, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना, उनके रहन सहन, शैक्षिक स्थिति, इसको सुधारना, प्लस खेती का जहाँ तक मामला है, खेती के मामले में जैसे पानी है इस वक्त लोग देखते हैं ना, बाढ़ से बिहार डूब रहा है, तो खेती के लिए तो पानी ही चाहिए। लेकिन अब तक की सरकारों ने तो पानी पर ध्यान कभी दिया नहीं। बाढ़ की शक्ल में वो तबाही करते हुए समुद्र में चला जाता है। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर साहब के सोच में ये भी है कि वाटर लिंकिंग के ज़रिया, ये रिवर लिंकिंग के ज़रिया कैसे पानी को खेती में इस्तेमाल किया जाए, तभी तो खेत से कमाई वाली खेत हो सकती है। तो ये उनके व्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये सबको सूट करते हैं। तो और जहाँ तक आपने माइनॉरिटी का सवाल किया है, तो इस वक्त जो माहौल बना दिया गया मुल्क का, उसमें माइनॉरिटी तो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो गया है। अब जितनी चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हों, जैसे कांग्रेस है या फिर क्षेत्रीय दल है, वो तो जल्दी माइनॉरिटीज़ का नाम भी लेना नहीं चाहती है, इतना ये क्रिमिनलाइज कर दिया गया। उसमें पहली शख्सियत हैं प्रशांत किशोर साहब, जो माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, उनके हक़ की बात कर रहे हैं
और उनके साथ जो वादा कर रहे हैं वो उसको भी पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो समझिए कि एक जो माहौल बना हुआ उस माहौल को वो ख़त्म करके फिर से वो माहौल लाना चाहते हैं जो आज़ादी के वक्त इस भारत में लोगों ने पाया था, या फिर लोहिया का जो मूवमेंट चला था उस वक्त लोगों ने पाया था, गांधी जी के मूवमेंट में जो लोगों ने पाया था, वो मूवमेंट फिर से वो वैसा माहौल ही फिर से पैदा करना चाहते हैं। और सिर्फ मायावती का ही नहीं है ये, आप देखिए ना कि अपना जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया किसी मायावती को बनाया, उन्होंने एक दलित को बनाया, पढ़े लिखे दलित को बनाया। तो ये तो उनकी विचारधारा है कि वो सामाजिक न्याय, देखिए कहाँ से कहाँ लोगों को लाके बैठाया, ये तो सामाजिक न्याय का ही विचारधारा पर है। तो सिर्फ मायावती का ही नहीं लिया जाए, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जिस भारतीय माहौल में उन्होंने मायावती का नाम लिया और तेज़ आवाज़ से लिया और बाज़ाब्ते डट के लिया है, ये कम नहीं है। क्योंकि हर कोई आज मायावती का वोट नाम लेने से डरता है कि कहीं उसका दूसरा वोट ख़राब न हो जाए। लेकिन जिनका वोट तो ख़राब होगा नहीं, चूँकि सबकी बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। सर, लेकिन लोगों का कहना है, विपक्ष का भी कहना है कि बेलागंज से जिनको इन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया है उपचुनाव के लिए, वो एक अपराधी हैं। तो ये किस तरीके की सरकार बनाना चाहते हैं? देखिए, वो अपराधी नहीं है, सही बात तो यही है। उसने हमेशा सुरेंद्र यादव जो वहाँ के सिटिंग एमएलए थे हमेशा 25 साल से, उनको हमेशा टक्कर देने का काम करते थे। इससे आबादी उनको आप कैसे कह दिएगा अपराधी है वो? अपराधी तो वो है जो इस वक्त आरजेडी से वहाँ खड़े हैं। अपराधी का जो ये है लेबल लगा हुआ है उस वक्त उन पर है जो इस वक्त जदयू से खड़ी हैं। तो आपके अपराधी इनको कहिएगा कि उनको कहिएगा, लेकिन चूंकि ये टक्कर दे सकते हैं इसलिए इनको सिलेक्ट किया गया है। और उस सिलेक्शन में मेरा भी एक नाम है कि हमने भी एक सजेशन दिया था कि इनको भी रखा जाए। फिलवक्त तो हम माइनॉरिटी को दें या किसी को दें, लेकिन हम ये जहन में तो रखेंगे ना कि हम वो जीत के भी तो आए। सर, एक आखिरी सवाल है, अभी 13 तारीख को उपचुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या वाकई पार्टी अपनी जगह बना पाएगी या फिर पहले से जो स्थापित पार्टियां हैं वो वापस से बाजी मार ले जाएगी? नहीं, देखिए, हमको तो लगता है कि 75% सीटों पर इनकी जीत होगी। आप लिख के कहीं पर रख लीजिए, 75% सीटों पर इनकी जीत होगी, आप लिख के रख लीजिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ डॉक्टर एजाज़ अली सर मौजूद थे। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आखिर उपचुनाव में कौन बाजी मार ले जाएगा इस बार। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।